अब आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमेशा एक सिस्टम की होती है। ठीक है, सिस्टम में मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट मासेस तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट मासेस हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट कितने पॉइंट मासेस होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट मासेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या लिखते हैं हम? एक सिस्टम की लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे ऐसे बना लेते हैं, मान लिया 2 पॉइंट मासेस हैं, कुछ भी ऐसे मान लिया, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और ये कितने सेपरेशन पे हैं? तो मान लिया ये सेपरेशन r सेपरेशन पे। ठीक है, ये सिस्टम है आपका एक। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इस सिस्टम की आपको बतानी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इस सिस्टम की आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे डिफाइन की गई है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। कैसे? ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम इन्फानाइट से लेके आएंगे और इन्फानाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वही हो जाएगी इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन इन्फानाइट से सिस्टम को लेके कैसे आएंगे तो वो आपको समझना है। हम एक एक मास करके लेके आएंगे। सही, ठीक है, सबसे पहले m1 लेके आएंगे। सबसे पहले m1 इन्फानाइट पे पड़ा है, उसको m1 को लेके आएंगे, उसकी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक रख देंगे। ठीक है, मान लिया एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना किया, मान लिया उसको नाम दे दिया हमने W1। ठीक है, अब उसके बाद m2 को लेके आएंगे इन्फानाइट से, इन्फिनिटी से, और उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक रख देंगे लाके। ठीक है, अब मान लिया m2 को लाके हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, तो मान लिया कह दिया W2। ठीक है, अब आपका सिस्टम बन गया पूरा। तो जो टोटल एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। और ये जो वर्क डन किया है एक्सटर्नल एजेंट ने वो किस फॉर्म में जाके स्टोर होगा? वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो वो होती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मेकिंग दैट सिस्टम by taking masses, by bringing masses from infinity to their respective locations one by one। ठीक है, एक एक करके हम मास लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, स्लोली लेके आएंगे, और उनकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशंस है वहाँ जाके रखते जाएंगे। ठीक है, और जो टोटल वर्क डन होगा बाई एक्सटर्नल एजेंट वही वो किस फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा? उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको लिख लेना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस। जो उस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आने टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस, जो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं वहाँ पे लाके हमें रख देने इन्फिनाइट से लाके। ठीक है, और वेरी स्लोली ये काम होगा। ठीक है, तो उस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो किस फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा? तो वो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। और स्लोली लेके आ रहे हैं तो वर्क डन का कोई भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर नहीं होगा। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो फाइंड करते हैं। तो जो सबसे छोटा सिस्टम हो सकता है वो हो सकता है 2 पॉइंट मासेज जिसमें हो। ठीक है, क्योंकि कम से कम सिस्टम में 2 पॉइंट मासेज तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक छोटा सिस्टम है, 2 पॉइंट मासेज हैं, एक पॉइंट मास है m1 और एक पॉइंट मास है m2, और इनके बीच में सेपरेशन कुछ मान लेते हैं कितना है? r है। ठीक है, और हमें इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, एक एक मास लेके आएंगे इन्फिनिटी से और उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक रखते जाएंगे और वर्क डन फाइंड करते जाएंगे। जो टोटल वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया यहाँ कुछ नहीं है और m1 को लेके आ रहे हैं। ठीक है, m1 को इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और लाके उसकी रिस्पेक्ट मान लिया यहाँ रखेंगे, उसको लाके m1 और m2 को रखना है लाके हमें कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पे m1 को लेके आए हैं। ठीक है, अभी m2 नहीं है, m2 तो इन्फानाइट पे ही है, m2 है ही नहीं यहाँ पे कहीं, पूरा यूनिवर्स खाली है। सिर्फ कौन से मास को इन्फानाइट से लेके आए हैं? m1 को। ठीक है, मान लिया वर्क डन कितना करना पड़ा? W1। ठीक है, ये W1 कितना होगा? ठीक है, तो मुझे आप बताओ, जब यहाँ ऑलरेडी पहले से कोई मास है नहीं तो कोई फोर्स नहीं होगा। जब कोई फोर्स नहीं होगा तो किसी फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? 0।
आपको समझ में आना चाहिए। पहले जो वर्क डन होता था वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक मास होता था, वो उसको अट्रैक्ट करता था। हमें स्लोली लेके आना होता था तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे। अगर आपको याद हो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम ये 1 kg लेके आए थे इन्फानाइट से, तो हमें वर्क इसलिए करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कैपिटल एम मास था, तो उसने एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाया था। तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए, क्योंकि हमें एसलेशन जीरो रखना है, वेलोसिटी बहुत स्लोली लेके आना है, वेरी स्लोली लेके आना है, एसलेशन जीरो रखना है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट ने एक और फोर्स लगाना पड़ा था, इसीलिए वर्क डन हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ कोई मास होता ही नहीं तो ये फोर्स भी नहीं होता, ये फोर्स भी नहीं होता तो एक्सटर्नल एजेंट को भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता, तो नेट वर्क डन कितना हो जाता? जीरो। ठीक है, तो वही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, m1 को जब हम इन्फानाइट से लेके आए हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई मास है नहीं। ठीक है, तो किसी का फोर्स नहीं होगा, जब फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम को जब हम बनाएंगे तो जो पहला मास लेके आएंगे उसको लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो W1 तो कितना हो जाएगा आपका? जीरो। ठीक है, अब हम m2 को लेके आ रहे हैं, इन्फानाइट से लेके आएंगे और किसी इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आएंगे, m2 को लेके आ रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर रख देंगे? m1 से r डिस्टेंस पर। अब वर्क डन जो होगा तो वो कह देंगे हम W2। ठीक है, अब ढंग से समझना W2 कितना होगा। ठीक है, बहुत ढंग से समझना है इसको आप। ठीक है, W2 फाइंड करना। ठीक है, मुझे आप ये बताओ 1 kg मास को अगर हम लेके आए इस पॉइंट तक तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो जो वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, और वो कितना होगा? तो पोटेंशियल जो होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? वो सिर्फ होगा m1 की वजह से, और तो कोई यहाँ पे है नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम m2 को नहीं लेके आ रहे हैं, मान लिया हम 1 kg मास को लेके आ रहे हैं, तो यूनिट मास को लेके आने में जो वर्क करना होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, ठीक है, तो 1 kg को लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा? m2 जिस पॉइंट पे रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल, और वो जो पोटेंशियल होगा m2 वाले पॉइंट का वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? वो सिर्फ होगा m1 की वजह से। तो पोटेंशियल होगा कितना? तो वो हो जाएगा -gm1/r, क्योंकि डिस्टेंस कितनी? r, ये होगा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का हो या फिर आप इसको बोलो वर्क डन पर यूनिट मास। तो 1 kg मास को लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, तो m2 मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इनटू क्या कर देंगे इसमें? m2, और ये वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? W2। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की, 2 मास सिस्टम की, तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी W1 प्लस W2, और W1 जीरो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया तो वो आ गया -gm1m2/r। क्लियर? तो ये दो पॉइंट मासेज अगर हैं, एक मास है पॉइंट मास m1, दूसरा पॉइंट मास है m2, सेपरेशन के बीच में r है। ठीक है, तो उस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी -gm1m2/r। ठीक है, आप m1 की जगह m2 पुट कर दो और m2 की जगह m1 पुट कर दो, फिर भी एक्सप्रेशन वही का वही रहेगा। इसका मतलब पहले आप m1 को लेके आते हो या पहले m2 को लेके आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है एकदम कि दो पॉइंट मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -gm1m2/r। और कुछ का कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, हम इन्फानाइट से कॉन्स्टिट्यूएंट मासेज लेके आएंगे और रखते जाएंगे, और जो टोटल वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए तो हो गया। अब 3 अगर मास सिस्टम है, 3 पॉइंट मास सिस्टम है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो मान लिया कुछ ऐसा है, 3 मासेज हैं, एक मास है मान लिया m1, एक मास है ये m2, और एक मास है ये m3। ये सिस्टम है एक, और बना लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये m1, ये मास m2 है, और ये पॉइंट मास m3 है। इनके बीच का सेपरेशन देख लेते हैं। m1 के सामने वाली साइड कह देते हैं ये r1 है, m2 के सामने वाली साइड ये कह देते हैं r2 है, और m3 के सामने वाली साइड ये कह देते हैं r3 है। ठीक है, और इस सिस्टम की हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मान लिया m2 के लेके आए इन्फानाइट से, किसी को भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले मान लिया m इन्फिनिटी से लेके आए m2 को, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उसको कह दिया W2 कह देते हैं। या पहले मान लिया m1 को ले आते हैं,
अजीब सा ना लगे इसलिए m1 को मान ले 1 2 3 ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आप 1 को भी ला सकते हो पहले, 2 को भी, 3 को भी, जिसको चाहो वैसे, ठीक है। मान लिया m1 को हम इन्फिनाइट से लेके आए सबसे पहले, और कितना वर्क करना पड़ा, मान लिया W1, ठीक है। बाकी m2 और m3 यहाँ नहीं है, सिर्फ अभी अभी हम किसको लेके आए हैं, सबसे पहले मान लिया m1 को लेके आए हैं। तो पहले मास को लाने में हमेशा कितना वर्क करना पड़ता है, 0, क्योंकि और कोई मास वहाँ प्रेजेंट होता नहीं है, तो किसी और मास का कोई फोर्स वगैरह कुछ होता नहीं है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब m1 को लाने के बाद अब हम m2 को लेके आए हैं, और m2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W2, तो W2 कितना होगा, तो ढंग से समझना। अब तो सिर्फ m1 है और m2 को लेके आ रहे हैं, m3 अभी नहीं आया, ठीक है। तो ढंग समझना, अगर हम 1 kg मास को लेके आए तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। किसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो m1 की वजह से, m1 की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। और m2 मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल इंटू m2, 1 kg को लाने में वर्क डन अगर पोटेंशियल के बराबर है, तो m2 को लाने में वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इंटू m2, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट का, और किसकी वजह से, m1 की वजह से, तो हो जाएगा माइनस GM1 ओवर ये डिस्टेंस कितनी है, ये R3, ठीक है। ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg, तो m2 kg लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इंटू m2, ठीक है। ये तो हो गया वर्क डन W2, ठीक है। अब हम किसको लेके आ रहे हैं, अब हम लेके आ रहे हैं m3 को इन्फिनाइट से, और जो वर्क करना पड़ेगा वो कह दिया, मान लिया W3 है, ठीक है। तो W3 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 kg को लाने में वर्क डन लिखते हैं, तो वो हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो m1 की वजह से भी होगा और m2 की वजह से भी होगा। m1 की वजह से कितना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस GM1 ओवर R2, और R1 की वजह से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस GM2 ओवर R1, ठीक है। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा m1 की वजह से भी और m2 की वजह से भी, ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m3 से, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है ये होता है वर्क डन इन 1 kg, इन ब्रिंगिंग 1 kg, और m3 kg लेके आ रहे हैं तो इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m3 से, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपका है 0, W2 है आपका माइनस GM1 M2 ओवर R3, तो मैं ये प्लस हटा ही देता हूँ, माइनस GM1 M2 ओवर R3, और W2 हो गया, W3 कितना है, तो ये भी माइनस के टर्म से, माइनस GM1 M3 ओवर R2 और माइनस GM2 M3 ओवर R1, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, एक जीरो हटा देते हैं इसमें 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। माइनस G एक है M1 M2 ओवर R3, एक है M1 M3 ओवर R2, एक है M2 M3 ओवर R1। अब जरा इसको ढंग से देखो आप, इसमें एक है M1 M2 ओवर R3, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग M1 M2 ओवर R3, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा M1 M3 ओवर R2, यानी M1 M3 ओवर R2, यानी दूसरा जो फैक्टर है वो इस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग है। इसमें M1 है, M3 है और R2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर है M2 M3 ओवर R1, यानी M2 M3 और ओवर R1, यानी जो तीसरा फैक्टर है वो इस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यानी हम फॉर्मूला तो वही यूज़ कर रहे हैं, GM1 M2 ओवर R वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग है यहाँ हमने एक फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला फैक्टर है वो है M1 M2 के करस्पॉन्डिंग, दूसरा फैक्टर है M1 M3 करस्पॉन्डिंग, तीसरा फैक्टर है M2 और M3 के करस्पॉन्डिंग, और एक्सप्रेशन वही है माइनस GM1 M2 ओवर R। 1 और 2 होगा तो M1 M2 ओवर R, 2 और 3 होगा तो M2 M3 ओवर R, 1 और 3 होगा तो M1 M3 ओवर R जो भी डिस्टेंस होगी उनके बीच में, ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ मासेज हैं, 1 2 3 4 मासेज हैं, मान लिया 1 है 2 है 3 है और 4 मासेज हैं, ठीक है। और इस सिस्टम की पूछी जाए टोटल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो आपको हर दो कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर यहाँ लिख देना है,
ठीक है। 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग लिखना है, 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग लिखना है, 1 और 4 के करस्पॉन्डिंग, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो मासेस के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन उस हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ फैक्टर लिखते जाना है। और जब सारे फैक्टर्स लिख जाएंगे तो वो हो जाएगी उस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक फैक्टर 1 और 2 का बन जाएगा, एक फैक्टर 1 और 3 का बन जाएगा, एक फैक्टर 1 और 4 का बन जाएगा, एक फैक्टर 2 और 4 का बन जाएगा, एक फैक्टर 2 और 3 का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी फैक्टर हो सकते हैं सारे लिख देने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और दो दो के कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4C2, और 4C2 होता है 4 × 3/2 × 1, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कौन कौन से 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो देख लेते हैं। देखो 1 और 2 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 और 3 का, एक हो जाएगा 1 और 4 का। ठीक है, ऐसे ही 2 के साथ देखें तो 2 और 1 का तो हो गया, तो 2 और 3 का, 2 और 4 का। उसके साथ अगर 3 के साथ देखें तो 3 और 1 का हो चुका है, 3 और 2 का भी हो चुका है, 3 और 1 का ये है, 3 और 2 का ये है, अब बचा 3 और 4 का। बस इतने 6 कॉम्बिनेशन होंगे ये, और हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सप्रेशन लिख देना, तो वो हो जाएगी उस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि माना एक स्क्वायर है और उसके चारों कॉर्नर्स पे 4 मासेस रखे हैं, ये भी कैपिटल M, ये भी कैपिटल M, ये भी कैपिटल M और ये भी कैपिटल M, और साइड मान लेते हैं उसकी कितनी है A, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं कितनी है A, और इस सिस्टम की आपको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ठीक है, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे, वो आपको समझ में आने चाहिए। एक ये दोनों, एक ये कॉम्बिनेशन 2, एक ये कॉम्बिनेशन 3 और एक ये कॉम्बिनेशन 4, 4 कॉम्बिनेशन ये हो गए। अब डायगोनल वाले, एक ये कॉम्बिनेशन 5, 5th कॉम्बिनेशन है ये, और एक कॉम्बिनेशन ये डायगोनल वाला 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, अब सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की कितनी होगी, तो -GM/m/a, -GM/m/a। अब इस तरह कितने कॉम्बिनेशन है, तो एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये है और चौथा कॉम्बिनेशन ये है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 4। क्लियर, इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्लस अब डायगोनल वाले देख लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, तो हो जाएगी -GM/m, मासेस तो mm ही है, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये, अब ये a नहीं है, ये होगी a√2, तो -GM/m/a√2। ठीक है, और इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन है तो इनटू क्या कर देंगे 2, तो ये हो गई इस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। -GM² कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 4 + √2 से कैंसिल करेंगे तो ये √2 टाइम्स, ये हो जाएगी इस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।